हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Government of India has approved the creation of a new weapon systems branch for which arm of Indian Armed Forces। भारत सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के लिए एक नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडियन एयरफोर्स। आपको जानना चाहिए, भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए वेपन सिस्टम्स ब्रांच इसको बनाने की मंजूरी दे दी है। ये जो वेपन सिस्टम्स ब्रांच बनाई जाएगी, ये इंडियन एयरफोर्स की वार फाइटिंग कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेगी। किस रूप में? 4 स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स में। कौन कौन से? सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट एंड वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स इन ट्विन मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट। साथ ही आपको जानना चाहिए, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया, तो इंडियन एयरफोर्स ने अपना 90वां फाउंडेशन डे मनाया है। अच्छा, ये सेरेमनी कहाँ पर हुई? चंडीगढ़ में। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है चंडीगढ़ जानना, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडियन एयरफोर्स का जो फाउंडेशन डे है ये दिल्ली एनसीआर से बाहर कहीं पर सेलिब्रेट किया गया, तो चंडीगढ़ में किया गया है। इसी मौके पर एक न्यू कॉम्बैट डिजिटली कैमोफ्लेज्ड यूनिफॉर्म भी जारी की गई है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इसको स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, आपको ये एक शब्द देख रहा है, डिजिटली कैमोफ्लेज्ड यूनिफॉर्म, तो ये कैमोफ्लेज लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छुपना, हाइड, या फिर इस तरह से अपना वेशभूषा बनाना कि आप पहचान में ना आए। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये आर्मी पर्सन है, तो इन्होंने कपड़े भी कुछ इस तरह के पहने हैं कि पीछे जो पत्ती है, जो झाड़ वगैरह है, उसकी तरह ही लग रहे हैं, और ऊपर भी कुछ इन्होंने ऐसे ही पत्तियां अपने ओढ़ी हुई हैं। नीचे आप उल्लू देख सकते हैं, इसका रंग बिल्कुल पीछे जो पेड़ है उसकी तरह दिख रहा है। अगर दूर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि उल्लू सामने बैठा है। इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और जो स्टेट में आपके जो इंग्लिश यदि किसी सेक्शन में आता है एग्जाम में, तो वहाँ पर भी पूछा जाता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण शब्द है ये, काफ़ी जाना माना शब्द है। जाना माना मतलब कि आम शब्द है, आपको ये शब्द मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द आपका सिनोनिम में पूछा जाता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। तो मैंने इस पैराग्राफ में देखा, जब मैं ये न्यूज़ बना रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। देखिए, जैसे ये आप देख सकते हैं, हरियाणा में लोअर डिवीज़न क्लर्क में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिनोनिम आपको बताना था कैमोफ्लेज का, तो सही आंसर क्या है? हाइड, जो ऑप्शन 2 है। इसी तरह से एसएससी में भी कई बार पूछे गए, रेलवे में पूछा गया है, स्टेट में जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लिया जाता है। दैट विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल, द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, उसकी जो रियल नेचर है, रियल रूप जो है, उसको पहचानने में यदि आप धोखा खा जाएं, उसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। तो ये याद रखेंगे आप। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अक्टूबर 11। तो देखिए, 11 अक्टूबर 2012 को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा डिक्लेयर किया गया था। पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को ये मनाया गया था। इसे डे ऑफ गर्ल्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल, केवल इतना भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2022 में हम इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इसकी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार 2022 में इसका थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। Whereas the Regional Office West of Competition Commission of India (CCI) inaugurated by Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman,
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मुंबई। तो आपको जानना चाहिए निर्मला सीतारमण जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स हैं, इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का वेस्ट ऑफिस, जो वेस्ट जोन में जो रीजनल ऑफिस है, ये नवी मुंबई में इनोग्रेट किया है। तो ये इनका थर्ड रीजनल ऑफिस है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये थर्ड रीजनल ऑफिस है अगर हम पूरे भारत में बात करें, नवी मुंबई। क्योंकि इससे पहले ये और रीजनल ऑफिस भी खोल चुकी है। एक तो साउथ में खोला इन्होंने अपना चेन्नई में फरवरी 2021 में, फिर एक इन्होंने ईस्ट में खोला कोलकाता में अप्रैल 2022 में। बाकी आपको ये जानना चाहिए, हाल ही में निर्मला सीतारमण एक और कारण से चर्चा में रही, इन्होंने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या इसको इनोग्रेट किया है, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी तरह से इंडोलॉजी, साउथ एशियन एंड ओरिएंटल स्टडीज़ रिलेटेड टू आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, फिलोसफी इसके लिए डेडिकेटेड है। और इसको डेवलप एंड डिजाइन किया गया है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। Who among the following is not one of the 3 recipients of 2022 Nobel Prize in Economics? तो निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पॉल मेरकॉम। इसका मतलब जो बी, सी और डी ऑप्शन है, इन्होंने इस बार का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जीता है। तो देखिए जो 2022 का जो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो बेन एस बर्नांके यूएस से हैं, डगलस डायमंड ये भी यूएस से हैं, और फिलिप एच दाइबिक ये भी यूएस से हैं। इनको दिया गया है, किस लिए दिया गया है? फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च शोध के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जो अल्फ्रेड नोबल हैं उन्होंने अपनी जो विल है उसमें इकोनॉमिक प्राइज़ देने का कोई मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन 1968 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और 1969 से इसको देना शुरू किया गया इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक साइंस में भी इस तरह का अवार्ड। लेकिन अब तक केवल 2 ही महिलाओं को ये अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, एक तो है एलिनोर ऑस्ट्रोम और दूसरी है एस्थर डुफ्लो। Which will now be the second Indian air carrier to allow passengers to bring pets with them on board their flights? यात्री को अपनी उड़ानों में पालतू जानवरों को अपने साथ लाने की अनुमति देने वाला अब दूसरा भारतीय हवाई वाहक कौन होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, आकाशा एयर। तो आकाशा एयर बिल्कुल न्यूएस्ट एयरलाइन है, आप सभी जानते हैं। तो ये अब कैबिन में या फिर कार्गो में जो पेट डॉग्स हैं या कैट्स हैं उनको भी अलाउ करेगा नवंबर के महीने से। इसके साथ ही ये सेकंड कमर्शियल इंडियन कैरियर बन जाएगा जो कि पैसेंजर्स को अपने पेट्स के साथ ट्रैवल करने की मंजूरी देगा। इससे पहले एयर इंडिया इस तरह की मंजूरी देती है। आकाशा एयर के फाउंडर एंड सीईओ विनय दुबे हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। Novak Djokovic claimed the 90th title of his career by defeating whom in the Astana Open final? नोवाक जोकोविच ने अस्ताना ओपन के फाइनल में किसे हराकर अपने कैरियर का 90वां खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्टेफानोस सित्सिपास। तो सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, आप सभी जानते हैं। इन्होंने अस्ताना ओपन जो कि कजाकिस्तान में हुआ है, यहाँ ग्रीस के टेनिस प्लेयर स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर अपना 90th एटीपी टाइटल जीत लिया है। आप सभी जानते हैं इस साल इन्होंने विंबलडन जीता और रोम ओपन भी जीता, तेल अवीव ओपन भी जीता है। तो ये इनका 4th टाइटल रहा इस साल का। इसी के साथ ये राफेल नडाल और रोजर फेडरर की उस लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं जिन प्लेयर्स ने 90 या इससे ज़्यादा एटीपी टाइटल्स जीते हैं। अगर हम मेंस डबल्स की बात करें तो ये जीता है निकोला मैक्टिक और मेट पेविक ने। Who won Japanese Grand Prix 2022? जापानीज ग्रां प्री 2022 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मैक्स वर्स्टैपन। तो देखिए मैक्स वर्स्टैपन ने जापानीज ग्रां प्री 2022 जीता है। आप सभी जानते हैं कि बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं। Which country is hosting SCO Joint Anti-Terror Exercise JATE? कौन सा देश SCO संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास JATE की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया।
तो देखिए भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है ये एक जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज JATE, जिसका नाम हो रहेगा एक्सरसाइज का मानेसर एंटी टेरर 2022, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में। और ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच है जिसे आप रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स के नाम से जानते हैं, इसके तत्वावधान में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पर? NSG मानेसर गैरिसन, गुरुग्राम हरियाणा में। मानेसर तो आप जानते हैं ना, गुरुग्राम हरियाणा में है, बस वहीं पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रशिया है और भारत है, तो यहाँ के जो भी नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्सेस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये स्टेज 2 है जो अब हो रही है भारत में, स्टेज 2 है। इससे पहले स्टेज 1 हो चुके हैं 27 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। ये जो स्टेज 1 हुई थी, ये जो भी कंट्रीज़ के मैंने आपको नाम बताए, इनकी जो नेशनल काउंटर टेररिस्ट फोर्सेज हैं, इन्होंने अपनी ही टेरिटरीज़ में इस एक्सरसाइज को किया था। अच्छा, अगर हम बात करें रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये PCS और IAS जैसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किसका हिस्सा है। तो ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO इसका एक परमानेंट ऑर्गन है। इसका हेडक्वार्टर्स ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। बाकी SCO के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं कि एक 8 मेंबर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है और 2017 में भारत और पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान है और ईरान भी ने भी इसमें शामिल होने के लिए MOU साइन कर लिया है। अगले साल जब भारत SCO समिट होस्ट करेगा तो ईरान भी उसमें एज अ फुल मेंबर पार्टिसिपेट करने वाला है। विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? स्वच्छ गंगा और सहकार भारती के राष्ट्रीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, हरियाणा। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और सहकार भारती, इन्होंने विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है बयापुर विलेज, सोनीपत, हरियाणा में। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट किया जा सके। आपको जानना चाहिए जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके डायरेक्टर जनरल G अशोक कुमार है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये हर महीने अपना इग्नाइटिंग यंग माइंड्स रिजोनेटिंग रिवर इस तरह की एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज करता है और इस महीने भी इसने 11th एडिशन अपना ऑर्गेनाइज किया है 8 अक्टूबर 2022 को। किसके साथ मिलकर? APSC न्यूज़ नेटवर्क के साथ मिलकर। और इस बार थीम क्या रहा? वेटलैंड कंजर्वेशन। Which of the following has released an order putting a ban on export of maps and geospatial data related to sensitive installations? निम्नलिखित में से किसने संवेदनशील प्रतिष्ठानों से संबंधित मानचित्रों और भू स्थानीय डेटा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस होती हैं, यानी कि जैसे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या फिर इंडियन एयरफोर्स के जो मतलब जो वो होती हैं स्टेशंस होते हैं वो हो गए, और हमारे LPG के स्टोरेज हो गए। तो इस तरह की जो लोकेशंस हैं उनके मैप्स और डिजिटली जो उनकी लोकेशन होती है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस पर भारत सरकार ने बैन लगा दिया है। और ये ऑर्डर किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? ऑर्डर रिलीज़ किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा। तो भारत की सिक्योरिटी को देखते हुए इस तरह के बैन लगाए गए हैं, यानी कि जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है हमारे देश की, ठीक है, जिनके साथ छेड़छानी होने पर काफ़ी गंभीर नुकसान हो सकते हैं, तो इस तरह की जो लोकेशन है उनके मैप्स और जियो स्पेशल डेटा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यानी कि इंडस्ट्री पर ये बैन लगाया गया है कि वो लोग नहीं कर सकते। बाकी आपको जानना चाहिए जो CBIC है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR regime was established in India under Section 135 of the Companies Act 2013. The country's CSR spending was 10,065 crore in 2014-15. It rose above what mark in 2020-21? पूछ रहे हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR जिसको बोलते हैं शासन स्थापित किया गया था। देश का CSR खर्च 2014-15 में 10,065 करोड़ था। यह 2020-21 में किस आंकड़े से ऊपर रहा? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 24,000 करोड़ रुपीस।
तो देखिए यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भारत में कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 135 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था और 2014-15 में जो टोटल कलेक्शन था इसका 10,065 करोड़ रुपए था, वहीं 2020-21 में 24,865 करोड़ रुपए पहुंच गया है। आपको जानना चाहिए 1 अप्रैल 2014 को भारत पहली ऐसी कंपनी बना था जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीगली अप्लाई किया था। अच्छा, 2020-21 में 2926 ऐसी कंपनीज रही जिन्होंने जीरो स्पेंड किया अपने CSR इनिशिएटिव के तहत, जबकि जो मिनिमम जो लिमिट है वो 2% है और उस 2% से भी कम 3078 कंपनीज ने किया है 2015-16 में और 3290 कंपनीज ने किया है 2020-21 में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो CSR इनिशिएटिव में जो कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है उनमें भी गिरावट देखने के लिए मिली है। जहाँ फिस्कल 2019 में 25,103 थी, वहीं फिस्कल 2021 में 17,007 रह गई है। अच्छा, अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर अप्लाई होता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो इस तरह के क्राइटेरिया में आती हैं। एक तो इस तरह की कंपनीज जिनका जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो, टर्नओवर 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो और नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो। लेकिन जो ऐसी कंपनीज हैं जिनके अभी तक 3 फाइनेंशियल ईयर्स नहीं पूरे हुए हैं तो उनका जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उसको जो है शामिल किया जाता है, उसमें उनका नेट प्रॉफिट देखा जाता है। Using an instrument carried by the second moon mission Chandrayaan-2, ISRO scientists have mapped out the global distribution of which chemical element on the moon's surface. दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा किए गए एक उपकरण का उपयोग करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर किस रासायनिक तत्व के वैश्विक वितरण का मानचित्रण किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, सोडियम। तो देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साइंटिस्ट ने जो मून के सरफेस में जो सोडियम का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैप आउट किया है, उसके बारे में जानकारी दी है। तो इसके लिए इन्होंने किस चीज़ को यूज़ किया है, क्लास इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो चंद्रयान-2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है इसको यूज़ किया है। ये चंद्रयान-2 अपने साथ इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर गया हुआ है तो उसको यूज़ किया है। आपको जानना चाहिए जो एक्सरे फ्लोरोसेंस है ये जनरली जो मटेरियल है उसकी कंपोजिशन को स्टडी करने में यूज़ होता है यदि वो मटेरियल नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर में है। बाकी आपको जानना चाहिए जो सोडियम है ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है पोटेशियम के अलावा जिसको आप लूनर एटमॉस्फेयर पर टेलीस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रयान-2 मिशन के बारे में आप जानते हैं कि इसको साल 2019 में लॉन्च किया गया था बाय GSLV Mark 3 M1 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हैज रोप्ड इन विच क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, स्मृति मंदाना। तो देखिए, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये फर्स्ट कंपनी बन गई है इस लुब्रिकेंट स्पेस में जिन्होंने किसी वुमेन क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, कुछ और ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं जो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। मणिपाल सिन्हा हेल्थ इंश्योरेंस ने मनोज वाजपेयी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वॉलकारू ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तुलसी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं ईवा इन्होंने रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। Who co-chaired the ministerial dialogue of US-India Strategic Clean Energy Partnership with US Energy Secretary Jennifer Granholm in Washington DC? वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम के साथ US-India Strategic क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के मंत्री स्तरीय संवाद की सह अध्यक्षता किसने की। सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी आप सभी जानते हैं यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। इन्होंने US-India स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप यानी कि USISCEP ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई है इसकी सह अध्यक्षता की है। किसके साथ मिलकर, US एनर्जी सेक्रेटरी जेनिफर ग्रानहोम के साथ। कहाँ, वॉशिंगटन डीसी में। आपको जानना चाहिए जो ये पार्टनरशिप है US-India स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप ये साल 2021 में लॉन्च की गई थी। किसके फलस्वरूप, जो US-India क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप है इसके फलस्वरूप
ये जो 2030 पार्टनरशिप जो मैंने आपको बताया, यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड एनर्जी एजेंडा, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इनके द्वारा अनाउंस किया गया था अप्रैल 2021 में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द 81st एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड्स कांग्रेस इन विच सिटी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लखनऊ। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर लखनऊ उत्तर प्रदेश में इंडियन रोड्स कांग्रेस के 81st एनुअल सेशन को इनॉग्रेट किया है। डेली हंट पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ब्रिंग क्यूरेटेड न्यूज इनसाइट्स टू इट्स यूजर्स। डेली हंट ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए क्यूरेटेड समाचार अंतर्दृष्टि लाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है, लिंक्डइन। तो डेली हंट ने यहाँ पर 1 ईयर की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है लिंक्डइन के साथ, ताकि जो लिंक्डइन की जो न्यूज़ हैं, इनकी जो इनसाइट्स हैं, वो डेली हंट ऐप पर भी अवेलेबल हो पाए। तो इसके थ्रू जो लिंक्डइन है उसका अपना दायरा बढ़ेगा, जो लोगों के बीच उसकी रीच है वो भी बढ़ेगी। Which of the following has received India's first micro category drone type certification from the Directorate General of Civil Aviation (DGCA)? निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणन प्राप्त हुआ है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया एरोस्पेस। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया एरोस्पेस लिमिटेड, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट माइक्रो कैटेगरी ड्रोन टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है अपने A200 ड्रोन के लिए। किससे प्राप्त किया है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA से। आपको जानना चाहिए जो ये ऑस्ट्रेलिया का A200 ड्रोन है, इसको GIS, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब में सर्वे और मैपिंग एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया गया है। साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जो DGCA है ये ड्रोन्स को उनके वेट के हिसाब से कैटेगराइज करता है। 250 ग्राम से 2 किलो ग्राम तक के जो वेट के जो ड्रोन होते हैं उनको माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है। Which country has launched advanced space-based solar observatory ASOS to unravel the sun's secrets? किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला लॉन्च की? सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए है, चाइना। तो देखिए चाइना सन के कुछ सीक्रेट्स जानना चाहता है, इसलिए उसने एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी ASOS इसको लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से। तो इसको निकनेम दिया गया है कुआफू 1। तो ये 720 किलोमीटर्स अबव है और 859 किलोग्राम्स की है ये ऑब्जर्वेटरी, और इसको ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर यहाँ से लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव passed away at the age of 82. In which year was the समाजवादी पार्टी फाउंडेड by him? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। समाजवादी पार्टी की स्थापना उनके द्वारा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 1992। तो समाजवादी पार्टी के फाउंडर और फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव, इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1939 में इनका जन्म हुआ था और 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया है। अब यहाँ देखिएगा अगले में रेसलर टर्न टीचर, यानी कि पहले रेसलर थे ये और उसके बाद फिर टीचर बने और अब ये पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो ये उत्तर प्रदेश के 3 बार के चीफ मिनिस्टर रहे। 1989 से शुरुआत हुई, तो ये याद रखेंगे। 1989 में पहली दफ़ा बने, पहले रेसलर थे फिर टीचर बने, ये भी प्रोफेशन से संबंधित पूछ लेते हैं। अच्छा, और फिर 1993 में बने, 2003 में बने। इनका जो जन्म है ये सैफई विलेज इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1969 की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार ये उत्तर प्रदेश असेंबली में इनकी एंट्री हुई जसवंत नगर असेंबली सीट से, और किसकी पार्टी के थ्रू? राम मनोहर लोहिया की जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, इसके थ्रू। 1977 में ये लोकदल पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट बने उत्तर प्रदेश में। 1980 में ये प्रेसिडेंट बने जनता दल JD के। उसके बाद 4 अक्टूबर 1992 को इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 2004 में ये MP भी बने शॉर्ट टाइम के लिए मैनपुरी से। साथ ही आपको जानना चाहिए 1996 में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, और उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में ये 10 बार इलेक्ट हुए और जो लोकसभा के लिए 7 बार इलेक्ट हुए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि
अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अपने मृत्यु के समय तक ये मैनपुरी से लोकसभा के एमपी रहे। आप सभी जानते हैं इनको नेताजी नाम से बोला जाता है, जो पार्टी लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके द्वारा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। मानसे सोगवार इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? सोलोमन आइलैंड्स। UPI payment crosses rupees 11 lakh crore milestone in September 2022. The Indian Astronomical Observatory stands on which mountain in Hanle, Ladakh? Answer is Mount Saraswati. At the 36th National Games, who has become the first athlete to win gold in Yogasana? Pooja Patel. Which public sector bank has launched WhatsApp banking services for both customers and non-customers? Punjab National Bank. Alice Bialatsky, a human rights activist, has been awarded the Nobel Peace Prize. Where is he from? Belarus. Which agency has upgraded the long-term rating of Poonawalla Fincorp Limited and its subsidiary Poonawalla Housing Finance Limited to AAA from AA+ Care Ratings? What is the name of AI-enabled humanoid designed and developed by ISRO to fly aboard unmanned test missions ahead of the Gaganyaan ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन? आंसर इज व्योमित्र। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विच ब्रांड लॉन्च्ड लेटेस्ट कैंपेन ब्रिंग बैक 2011? विच कंट्री इज होस्टिंग द सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी कप? हु इज द चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? Prime Minister Narendra Modi launched Startup India Action Plan on 16th January. साल इसमें बताना है किस साल में। Tata Consumer Products Limited has announced the rebranding of to Tata Sampann site. On 9th February 2007, Shashi Tharoor resigned from the post of Under Secretary General and left the UN on which date? देखिए शशि थरूर जो है चर्चा में चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें कैंडिडेट हैं और वैसे भी ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इसलिए मैंने आपसे एक बार इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी और अब ये भी पूछ रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस पद पर शशि थरूर रह चुके हैं, तो आपको जानना चाहिए ये अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन में, और बस यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल बनते बनते रह गए थे, वरना काफ़ी चांसेस थे कि ये बन जाते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा हुआ आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।